थर्मल कंडक्शन में नोट करिएगा, थर्मल कंडक्शन में नोट करिए, इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड it is a process in which heat is transmitted from one part of a body to another from one part of a body to another at a lower temperature from one part of a body to another at a lower temperature through molecular collisions. Through molecular collisions. Through molecular collisions. अच्छा, अभी सभी बच्चे जैसे ऑनलाइन मोड में ही हैं, तो ये देखिएगा, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। आगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, मैं सिलेबस अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करिए, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये हीट ट्रांसफ़र वाली कैटेगरी में अब हम आ चुके हैं। हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट। तो हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन और फिर रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों में अंतर क्या है वो देखेंगे अभी तो। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है ना ऑनलाइन जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, स्क्रीन जो शेयर कर रहा हूँ, दिख रही है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्वालिटेटिव आइडिया हमको लेना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ। छोटे छोटे लॉज हैं ये, ज़्यादा लंबे नहीं है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है इनका। क्वालिटेटिव आइडिया ही लेना है इनका, मतलब डेरिवेशन करना ही नहीं है, ये मेंशन कर रखा है। ठीक, तो अभी जरा ये देखते हैं कि चार जो टॉपिक्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और थर्मल कंडक्टिविटी। तो जरा देखिएगा यहाँ पर। तो दिस वाज थर्मल कंडक्शन, ये थर्मल कंडक्शन है। तो थर्मल कंडक्शन में होता क्या है? थर्मल कंडक्शन में है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये कंडक्शन क्या है, ये कंडक्शन वो है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक लोहे की रॉड है और मैंने उसको एक, और बिल्कुल ठंडी हो रखी है वो, मैंने उसको एक तरफ से पकड़ा और दूसरी तरफ से कहीं पर जलती हुई फ्लेम है और जलती हुई फ्लेम में मैंने उसको टच करवा दिया। अब वो एक तरफ से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से वो रॉड जो है ना, वो और हमारी तरफ जहाँ पर हमने पकड़ रखा है, जहाँ पर वो ठंडी है, तो वहाँ तक भी धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगी। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन होते रहेंगे, जिस जगह वो एग्जैक्टली फायर के डायरेक्ट टच में है, तो वहाँ से मॉलिक्यूलर कोलिजन होते हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती हुए वो कहाँ तक आ जाएगी, पूरी रॉड में कंडक्ट हो जाएगी। तो जैसे कि एक रॉड है और उस रॉड में मैंने एक तरफ कहीं इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से उसको टच करवा रखा है, तो पूरी रॉड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करने लगेगी। सेम उसी तरीके से हीट भी फ्लो करती है। तो कंडक्शन यानी कि हीट का उससे मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो होना इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। ठीक है, थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, विदाउट एनी
विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए जी, एक तो ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी में हम नोट करेंगे एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब। तो इस वाले को मैं बोल दूंगा कोल्ड फेस, कोल्ड फेस, और यहाँ लिख देंगे T2, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना है, T2। ये T2 टेम्परेचर पर है। और जो ये वाला फेस है, इधर वाला फेस, इसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे हॉट फेस, हॉट फेस T1। और जो इसका एरिया है ना, एरिया को बोल देंगे कैपिटल ए। ये जो पूरा एरिया है, इधर वाला या इधर वाला, ये एरिया हो गया कैपिटल ए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो इसकी विड्थ है, उसको विड्थ को हमने बोल दिया x। ठीक है, और हीट यहाँ से फ्लो कर रही है, हीट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं Q से, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ तक ऐसे जा रही है, मतलब हीट ऐसे फ्लो करेगी, थर्मल कंडक्शन। तो Q हमने इस तरीके से दिखा दिया। अब हम ये कहेंगे इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स it is found by experiments that it is found by experiments that heat flows from the hot phase to the cold phase during steady state। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ है, स्टेबल है ड्यूरिंग स्टडी स्टेट। ठीक है, और ड्यूरिंग स्टडी स्टेट हीट फ्लो इज, जो हीट फ्लो करती है इज फर्स्ट पार्ट directly proportional to area of cross section। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जो हीट है Q, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया बड़ा होगा, मतलब जितनी हीट ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा एरिया में वो फैलेगी। ठीक है, सेकंड देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature difference
faces directly proportional to the temperature difference between the two faces, मतलब T1 minus T2 के directly proportional होगा. Q is directly proportional to T1 minus T2. थर्ड है directly proportional to T time T for which the heat flows. Directly proportional to the time T for which the heat flows. इसका मतलब Q is directly proportional to small t. फोर्थ है inversely proportional to thickness x of the block. Thickness x of the block यानी कि Q is inversely proportional to 1 upon x. थिकनेस ब्लॉक की थिकनेस मतलब जिस फेस जो हॉट वाला फेस है और जो कोल्ड वाला फेस है उसके बीच की जो थिकनेस है मतलब दूरी कितनी है तो उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना ही हीट को मतलब उतना ही हीट जो है वो कम ट्रांसफ़र होगी. ठीक है ना. तो ये हो गया. फिफ्थ देखिएगा कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक. Depends on the nature of the material of the block. फिर यहाँ लिखेंगे combining all the above factors we get. इन सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन करें तो हमको क्या मिलेगा. जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन सबको तो रख दीजिए आप न्यूमरेटर में और जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसको रख दीजिए डिनोमिनेटर में. ठीक है. ये ऐसे हो जाएगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t और अपॉन x. Q A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो x आ गया डिनोमिनेटर में. अब क्या करेंगे कि Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देंगे यहाँ पर. Q इज इक्वल टू कैपिटल K A T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन x वेयर लिखिएगा वेयर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इज कॉल्ड where हेलो जी नमस्ते. अच्छा जी बताइए ना. हाँ जी मैं जरा सा बस मेरी ये क्लास चल रही है. मैं थोड़ा फ्री होकर करूँ आपको कॉल है ना. मैं फ्री होकर करता हूँ मैम आपको कॉल इसी नंबर पर करूँगा. ओके. where K is a proportionality constant which is called where K is a proportionality constant which is called coefficient of thermal conductivity which is called coefficient
coefficient of thermal conductivity and it depends coefficient of thermal conductivity and it depends and it depends on the nature of the material and it depends on the nature of the material. Its SI unit is अब खुद सोच लीजिएगा क्या होगा। आप ये देखिए, ये जो K है ना, ये है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू Q इंटू एक्स अपॉन, अब ये जो ये वाला टर्म है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, A इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू स्मॉल टी। तो जो Q है, हीट जो है, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन में टाइम है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड और पर मीटर, एरिया है ना मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर की पावर -2 और पहले ऐसे लिखेंगे, ये जूल है, ये एक्स है विड्थ, यानी कि ये भी मीटर में होगी, ये है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस, तो होगा किसमें, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में होगा ना, ऐसा यूनिट, और ये टाइम है सेकंड में। तो ये जो 1 मीटर है, इससे 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अब ये मीटर तो खत्म हुआ, तो जूल पर मीटर पर केल्विन और पर सेकंड। बताइए जी, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक तो हुआ ये थर्मल कंडक्शन, तो ये बिल्कुल उसी के जैसे, जैसे आप याद करिए आपने 10th क्लास में एक चीज़ करी थी रेसिस्टेंस, और ये देखा था रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और फिर आपने ये कह दिया था कि रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बोल दिया था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया था रो, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते थे। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर है कि हीट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, T1 माइनस T2 पर, T पर और X पर, सारे फैक्टर्स को कंबाइन करा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाया और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। वहाँ रेसिस्टेंस था, रेसिस्टिविटी आ गया, यहाँ कंडक्शन है, कंडक्टिविटी आ गया। तो बस यही है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्शन था एक ये है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कन्वेक्शन और फिर है रेडिएशन, ठीक है। तो कन्वेक्शन देखते हैं और फिर रेडिएशन। तो पहले हेडिंग डालिएगा कन्वेक्शन। तो ये 4 तरीके के प्रोसेसेस हैं। अभी कन्वेक्शन देखते हैं। तो कन्वेक्शन में क्या है, नोट कीजिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज it is the process by which heat flows from the region of higher temperature to the region of lower temperature
to the region of lower temperature by the actual movement of the material particles, by the actual movement of the material particles. ठीक है जी, तो ये कैसा है, इस चीज़ को कहाँ पर देख पाएंगे हम? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कंटेनर है, छोटा सा घर में कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में आप पानी डाल दीजिए और पानी डालकर आप जरा देखना पानी का बिहेवियर देखना। सबसे पहले तो पानी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो उसमें उसके जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनका एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिल सकता है, दिखाई देता है साफ साफ। तो आप देखेंगे छोटे छोटे बबल्स होते हैं और वो जो छोटे छोटे बबल्स हैं वो उसके ना बेस में तैयार होते हैं। पहले सबसे पहले बेस में, जहाँ पर बिल्कुल फ्राइंग पैन जो है जिसमें आपने पानी डाला है उसके बेस में छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो बबल्स जो है ना वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हीट को लेकर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो देखिएगा एक फिगर बनाकर समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर ऐसे है कि हमने एक बीकर ले लिया और यहाँ पर नीचे एक फ्लेम चालू कर दी इस तरफ ऐसे, ठीक है, ये फ्लेम है। पानी यहाँ तक भरा हुआ है, वाटर, और फिर वाटर में ट्रांसपेरेंट वाटर है, हो सकता है किसी को ना ढंग से दिखाई दे, तो उन्होंने कहा कि चलिए और ढंग से समझने के लिए हमने उसमें क्या करा, हमने उसमें छोटा सा एक टुकड़ा डाल दिया KnO4 का, 2-4 टुकड़े डाल दिए ऐसे ही। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ क्रिस्टल्स ऑफ KnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के हमने इसमें क्रिस्टल्स डाल दिए, तो पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे पूरा जो वाटर है पूरे वाटर के कलर को चेंज कर देगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे को जैसे कोई एक बुलबुला उठा, एक बबल उठा, तो वो बबल नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ऐसे गया और फिर यहाँ से वापस नीचे जाएगा। फिर यहाँ से एक तो ये हो गया, सेम बिल्कुल इसी तरीके से हमने कहा कि एक बबल और ऐसे गया और फिर वो ऐसे नीचे आ गया। फिर यहाँ वाला बबल है वो ऐसे गया, वो ऐसे नीचे आ गया। यहाँ वाला बबल ऊपर गया, फिर वो ऐसे नीचे आ गया। तो ये जो इस तरीके का आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पाथ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। कन्वेक्शन करंट्स। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। ठीक है, यस। हाँ, इसको कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। तो वाटर का जो फ्लो है ना, बेसिकली उसी को करंट बोला जाता है, उसी को स्ट्रीम बोलते हैं। तो बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट मटेरियल पार्टिकल का होता हुआ हमको नजर आता है। और जैसे हमने कंडक्शन की बात करी थी, तो कंडक्शन में भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो मटेरियल पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, उनका कोलिजन होता है। तो कोलिजन से ही हीट जो है वो धीरे धीरे एक पार्टिकल टकराया दूसरे से, उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दी, दूसरा तीसरे से, तीसरे ने चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को दिया, तो वो हीट को धीरे धीरे ऐसे फ्लो करते हैं। यहाँ एक्चुअल में मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने लोहे की रॉड की बात करी, तो हर एक जो मटेरियल है, जैसे मान लीजिए लोहे की रॉड है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको मैं एटम बोल देता हूँ। तो वही मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो वो जो उसके छोटे छोटे एटम्स हैं, तो एक एटम दूसरे को हीट ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, इस तरह से इस कोने में अगर रॉड गर्म हो रही है तो वो आखिरी कोने में भी गर्म हो जाएगी। समझ गए? यस सर। तो वहाँ मटेरियल पार्टिकल्स वहीं रहते हैं, बस वो कोलिजन होता है, उनका टकराते हैं वो एक दूसरे से, तो ऐसे टकरा के एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन खुद वहीं रहते हैं।
और यहाँ वाटर के केस में क्या हो रहा है कि नीचे वाला जो पार्टिकल है, नीचे वाला पार्टिकल ऐसे गया ऊपर से फिर नीचे घूम कर आया, फिर इधर वाला पार्टिकल नीचे गया, ये ऊपर से फिर नीचे से फिर ऊपर घूम कर आया, फिर ऊपर से नीचे आ गया। तो ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र है उसमें मटेरियल पार्टिकल्स खुद मूव कर रहे हैं, पूरा मूव कर रहे हैं, तो वो पूरा पानी धीरे धीरे इस तरह से गर्म हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कंडक्टिविटी एक कोफिशिएंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशिएंट है वो, समझ गए? बताइए, क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद जो है इसके बाद दो तरीके के लिखेंगे। एक लिखेंगे नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में देखिएगा, इफ द मटेरियल मूव्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, if the material moves due to the difference in density, the process of heat transfer is called natural or free convection. The process of heat transfer is called natural or free convection. If the material moves due to the difference in density, example लिखें, movement of winds in the atmosphere. आप ध्यान से समझिएगा। हम गर्मियों के दिनों में ये सुनते हैं कि केरला में मानसून आ गया, इधर भी आने वाला है। अच्छा, केरला से आंध्रा तक पहुंच गया, इधर भी आने वाला है। महाराष्ट्र तक पहुंच गया, इधर भी आने वाला है। तो क्या होता है कि वहाँ पर मानसून पहले क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कोस्टल रीजन है वो। तो कोस्टल रीजन में इवेपोरेशन जब फास्ट होगा तो सबसे पहले पानी उधर ही बरसेगा। अब यहाँ पर उतना ज़्यादा, यहाँ पर कोई समंदर का किनारा है नहीं। तो अब क्या होता है कि वहाँ जो है, वहाँ पर जैसे मानसून आ गया, तो मानसून आने पर होता क्या है कि वाटर की बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। अब वो जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जब उस पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इसका मतलब वहाँ की जो डेंसिटी है ना, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। अगर एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है तो वहाँ की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर थोड़ा घना हो गया। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई एटमॉस्फेयर हो रखा है। तो ड्राई एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में केवल गैसेस है, वहाँ गैसेस के साथ साथ बारीक बारीक वाटर की ड्रॉपलेट्स भी हैं। तो वाटर हो गया वहाँ एटमॉस्फेयर में, जिसको हम ह्यूमिड वेदर बोल देते हैं। और यहाँ पर नॉर्थ में क्या हो गया, यहाँ पर डेंसिटी कम है एटमॉस्फेयर की, तो ज़्यादा डेंसिटी से हायर कंसनट्रेशन जो यहाँ पर है, और यहाँ पर लोअर कंसनट्रेशन है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी लोअर है। तो ज़्यादा डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ में जब कोई भी चीज़, जब खासतौर पर हीट फ्लो होती है, तो हम ये कहेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन। तो ये नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन उसका एग्जांपल है। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें देखेंगे, कल करवाता हूँ मैं आपको, वो है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो जो फोर्स्ड कन्वेक्शन वो यही है कि जैसे हमने फ्लेम जला दी यहाँ पर, तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं। बाकी ये और आपका रेडिएशन वाला और 2 लॉज हैं, वो आपको अगली क्लास में करवाता हूँ मैं। एक्स्ट्रा क्लास लेना कल शाम को तो पॉसिबल होगा नहीं, बाकी जो भी टाइम होगा मैं एक बार ग्रुप पर डालकर देख लूँगा। अगर हो सकेगा तो कल कर लेंगे, नहीं तो फिर संडे को रखेंगे क्लास।
ठीक है, ओके सर, चलिए जी, ओके थैंक यू सर, ओके जी, ओके थैंक यू सर। ओके।